I, Major Jayesh Verma, once again welcome you all to this edition of Value Talks. जैसे कि आप जानते हैं, वैल्यू टॉक्स एक एडवाइजरी प्लेटफॉर्म है जहां पर हम आपको अलग अलग विषयों को लेकर, चाहे वो फाइनेंस हो, हेल्थ हो या करियर हो, के बारे में जानकारी देना चाहते हैं और आपको आपके डिसीजंस लेने में कुछ हेल्प करना चाहते हैं। तो आज के इस कड़ी में हम लेकर आए हैं एक सब्जेक्ट जो कि है तो पुराना, 2 साल पुराना। जैसा कि आप जानते हैं, 2020 के बजट में मिसेस निर्मला सीतारमन, जो कि हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है, इन्होंने एक न्यू टैक्स रिजीम इजाद की, या उसका हमें वो एक फॉर्मुलेशन में लाई है, जिसको लेकर काफी संभ्रम रहा, काफी समय तक काफी उसमें शको शुबे रहे। और 2 साल बाद भी हमने ये देखा कि आज भी वर्किंग प्रोफेशनल्स को ले लीजिए या सर्विस पर्सनल्स को ले लीजिए, जो नया टैक्स स्लैब है या पुराना टैक्स स्लैब है, इसको लेकर काफी कंफ्यूजन है। तो इसी के मद्देनजर हम आज ये नया एक हमारा जो चैप्टर लेकर आए हैं, वो नए और पुराने टैक्स रेजिम में जो बदलाव है, जो डिफरेंसेस है, और कौन से फायदेमंद है आपके लिए, आपके इनकम के हिसाब से, आपके सेविंग्स के हिसाब से और आपके डिक्लेरेशंस के हिसाब से। तो हम यही जानना चाहेंगे आज हमारे एक्सपर्ट से। जो हमारे एक्सपर्ट आज के इस एपिसोड के लिए, हमारे एक्सपर्ट सीए आशीष शेरौन, जिन्हें 10 साल का टैक्सेशन का एक्सपीरियंस है। क्वालिफिकेशन से, जैसे मैंने बताया, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट है, जिन्होंने अपना इनिशियल एजुकेशन बीकॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया है। सो सीए आशीष शेरौन, वेलकम टू द शो। जय जी, कैसे हो? मैं अच्छा हूँ। आशीष जी, कैसे हैं आप? सर बस बढ़िया। दिल्ली में बारिश के मजे लिए जा रहे हैं। पता नहीं, बिन मौसम बारिश चल रही है एकदम। जी, बेंगलोर में भी कुछ ऐसा ही मौसम है। तो आशीष जी, मैं सबसे पहले, सबसे बेसिक सवाल मेरा जो है, ये इतने बड़े टैक्सेशन के रेजिम में या टैक्सेशन प्रोसेस में इतने बड़े बदलाव की क्या जरूरत थी इस समय गवर्नमेंट के पास? ऐसी कौन सी आफत आ रखी थी जिससे कि जो कि ऑलरेडी एक कंफ्यूज्ड सब्जेक्ट है, जिसको कि हमारे व्यूअर्स बोल लीजिए या हमारी जनता बोल लीजिए, बड़ी संजीदगी से देखती है टैक्सेशन। तो उसमें इस तरह के भूतपूर्व बदलाव, क्या कारण हो सकता है इसका? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा कि टैक्सेशन में चेंजेस की क्या जरूरत थी। एक्चुअली क्या, जो पहले वाला जो टैक्सेशन था उसमें काफी डिडक्शंस थी जी, जो आप डिडक्शन वगैरह क्लेम कर सकते हो। आपको टैक्स बेनिफिट आप ले सकते हो डिडक्शंस और एग्जम्पशन लेकर। जी, गवर्नमेंट कह रही है कि चलो यार, इतनी सारी एग्जम्पशन है कि टैक्स को थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। उन्होंने कहा कि आप सब डिडक्शंस वगैरह छोड़ दो, एग्जम्पशन डिडक्शन कुछ याद मत रखो। आपके लिए हम एक सिंपल स्लैब बनाएंगे। जो भी आप सैलरी अर्न कर रहे हो, हम पहले बेसिक सैलरी एम्प्लॉय की बात कर लेते हैं। जो भी आप सैलरी एम्प्लॉय, जो भी है सैलरी अर्न कर रहे हो, उसके ऊपर जो भी आपका स्लैब बनता है, स्लैब वाइज आप टैक्स पे कर दीजिए। यानी कि एक पॉइंट इसके अंदर जो गवर्नमेंट ने सोचा वो है उसको सिंप्लीफिकेशन करने का। क्योंकि ये लगा ली 70 टाइप ऑफ डिडक्शन जो थी वो हटा दी न्यू टैक्स रिजिम में। तो 70 डिडक्शन याद करने की जरूरत नहीं है लोगों को कि यार मैं यहाँ इन्वेस्ट करूं, वहां इन्वेस्ट करूं, मेरा ये एचआरए है या जो भी है, सब भूल जाऊं। तो पहला पॉइंट है टैक्स को थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करने के लिए। दूसरा, एक जो गवर्नमेंट भी सोच रही थी, जो एक मेन चीज है, आपको टैक्स बचाने के लिए आपको पैसा पहले इन्वेस्ट करना पड़ता है जी। यानी कि अगर आप एटीसी में डिडक्शन ले रहे हो 1.5 लाख रुपए की, तो वो आपको 1.5 लाख रुपए 3 साल से लेके 5 साल, 15 साल, पीपीएफ में तो 15 साल है, 3 साल ईएलएसएस वगैरह 5 साल, कोई अगर टैक्स सेवर एफडी कराते हो, तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए पैसा ब्लॉक करना पड़ता है एक टैक्स बचाने के लिए। तो गवर्नमेंट ने सोचा क्यों बंदे की लिक्विडिटी को फंसाया जा रहा है एग्जम्पशन के नाम पे, भाई इसको एक ऑप्शन दे दूं। जी। हाँ, सिंप्लीफिकेशन के साथ साथ कंफ्यूजन जरूर हुई। आपका वाला पॉइंट बिल्कुल वैलिड है जो आपने इंट्रोडक्शन में कहा। जी, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं इसी बात को लेकर, जो भी आपने कही है, इसी बात को लेकर आई मीन सबसे ज्यादा कंफ्यूजन मेरे जैसे कुछ और भी वर्किंग प्रोफेशनल्स में है कि जब आप कहते हैं कि न्यू टैक्स रेजिम में आप डिडक्शंस को हटा रहे हो, देखिए अदरवाइज ओल्ड टैक्स रेजिम में जो आपकी नेट टैक्सेबल इनकम मानी जाती है वो डिडक्शंस के बाद मानी जाती है, जो भी आपको अप्लीकेबल है। लेकिन अगर आप देखें तो यहाँ पर आप पूरे जो डिडक्शंस है उसको हटा रहे हो। तो यहाँ पर एक थोड़ा सा कंफ्यूजन का स्टेट हो रहा है कि
मानता हूं कि आपने टैक्स स्लैब्स को छोटा किया है, 15 लाख 10 लाख पे फॉर एग्जांपल अगर पहले कुछ और लगता था तो अभी आपने स्लैब चेंज किया है, लेकिन ये डिडक्शंस का हटना, ये थोड़ा एक अलार्मिंग सा सिचुएशन या एक थिंग फॉर कंसर्न कह सकते हैं, जो कि आम नागरिक या हम लोग फील कर रहे हैं। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, ये पॉइंट बिल्कुल आपका वैलिड है। अगर डिडक्शंस के साथ में ही, अगर डिपार्टमेंट गवर्नमेंट कहती है जो डिडक्शन के साथ में स्लैब कम कर देते हैं, ओके। तो फिर दो रिजिम का मतलब ही नहीं बनता। जी फिर तो हम ये कह सकते हैं कि गवर्नमेंट इन टैक्स स्लैब को ही चेंज कर दे। जी भाई डिडक्शन चलती, फिर गवर्नमेंट का जो एक स्टेप था कि सिंप्लीफिकेशन कैसे होगी, उसको करने के लिए सिंप्लीफिकेशन भी, पैसा फंसाए ना बंदेगा, किसी भी जी इंडिविजुअल का पैसा किसी भी लॉन्ग टर्म में ना फंसे। जी ये पर्पज है इसका। ओके। अदरवाइज अगर हम बोले टैक्स बेनिफिट किसी में, तो टैक्स बेनिफिट यकीनन कैलकुलेशन के बाद ही बताई जा सकता है। जी। अगर मैं बात करूं, कोई आज एक न्यू ज्वाइनी है, हम्म। चाहे वो प्राइवेट जॉब में गवर्नमेंट जॉब में है, ओके। वो जॉब स्टार्ट करते इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं करता। जी अगर कोई 24-25 साल की एज में जॉब पे लग गया हो तो बिल्कुल ही नहीं करता। जी ठीक है, तो अगर वो नहीं करता तो उसके हिसाब से देखे तो न्यू टैक्स रिजिम बेटर हो जाता है। जी अगर कोई बंदा जॉब कर रहा है, 10-15 साल हो गए करते हुए, वो प्लानिंग करके बैठा होता अच्छी अच्छी कि भाई यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है, कई चीजें हैं, बताएंगे आगे, तो जी वो ओल्ड रिजिम की तरफ, ओल्ड रिजिम को प्रीफर करते हैं। जी तो दो टैक्स रिजिम में ये तो एक अच्छी चीज है कि आपके पास ऑप्शन है। जी अगर आप इन्वेस्ट करके टैक्स बचा रहे तो अच्छी बात है, अगर आप इन्वेस्ट नहीं करते तो फिर आप न्यू रिजिम में जा सकते हो। जी तो उस पर्सपेक्टिव से थोड़ा ठीक है ये। जी जी। तो इसके बारे में तो हम डिटेल में जानेंगे, और साथ ही हम ये भी कोशिश करेंगे कि आप हमें कुछ कैलकुलेशंस बताएं अलग अलग इनकम ग्रुप्स के लिए, कि बिल्कुल। पर्टिकुलर इनकम इनकम ग्रुप्स में किस तरह से उसका फर्क पड़ रहा है। बट अगर एक बात कहूं मैं, जैसे कि अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा कि जो न्यू जॉइनीज है, जो नए नए कमाना शुरू कर रहे हैं, तो उनको इन्वेस्टमेंट का जो एक एक्चुअली इफ यू सी इट इज अ वेरी important thing in life for new joinees, even for new joinees to invest their money in some to make their own portfolio. So क्या ये बुरी आदत नहीं है जो लग जाएंगी कि भाई जितना पैसा आया उसमें से टैक्स दिया और छोड़ दिया, बाकी सारा खर्च कर दिया? बिल्कुल सही बात आपका पॉइंट। लेकिन इसी पे हम आएंगे पिक्चर में। अगर मैं बात करूं, देखिए हमारे पास कोई बंदा आता है, कहता है यार मैंने अभी अभी जॉब स्टार्ट की है, बताओ। मैं तो न्यू रिज्यूम में सेलेक्ट करूंगा क्योंकि ओके। मेरा टैक्स कम है। जी फिर हम उसको समझाएंगे, नहीं देखो, अगर आप न्यू रिज्यूम ठीक है टैक्स बचाओगे, लेकिन अगर हम कहते हैं आप इस तरीके से इन्वेस्ट करो, जी आपको इन्वेस्टमेंट में टैक्स भी बचेगा और इन्वेस्टमेंट आपको एक अच्छी रिटर्न भी देगी। अंडरस्टूड अंडरस्टूड तो अंडरस्टूड। वो उस चीज को समझेगा कि ओल्ड रिजिम में जाइए, न्यू रिजिम में जाइए। सो इसका और मतलब हाँ, गवर्नमेंट चाहती है कि आप रिस्की इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करें, ना कि ट्रेडिशनल सेफ इंस्ट्रूमेंट्स में। ओके। तो हाँ, हाँ, क्या क्या कारण हो सकता है ये? गवर्नमेंट अगर चाहती तो स्ट्रिक्टली न्यू रेजिम को इम्प्लीमेंट कर सकती थी, बट उन्होंने फिर ये ऑप्शन क्यों छोड़ा है? क्या कारण हो सकता है ये दो अलग अलग रेजिम्स को पालने का और उसमें से चॉइस देने का कि आप सिलेक्ट कर लीजिए? क्यों नहीं, वॉट एवर इज द बेस्ट आउट ऑफ द टू, गवर्नमेंट एनफोर्सेस दैट, व्हाट वुड बी द रीजन? इसका रीजन आप ये समझ लीजिए, अगर गवर्नमेंट कहती है कि ये लो जी न्यू रिजिम आ गया और आज से ये एप्लीकेबल है, जी तो आपके और हमारे माइंड में एक ही चीज जाएगी, गवर्नमेंट ने टैक्स बढ़ा दिए अलग तरीके से। ओके। भाई देखो, मैं इन्वेस्टमेंट करके बैठा हूँ, आप भी इन्वेस्टमेंट करके बैठे हो। जी हम इन्वेस्टमेंट के हिसाब से अपनी कैलकुलेशन देखते हैं, तो हम कहते हैं हमारा तो टैक्स भाई इतना बनता है। मान लीजिए ओके। एग्जाम्पल लेते हैं, ₹1,00,000। जी अब सरकार कहते हैं नहीं नहीं सब हटा दो, हम तो न्यू रिजिम लिया है, हमारा टैक्स हो गया ₹1.5 लाख। जी तो हम तो ये कहेंगे ना, गवर्नमेंट ने टैक्स बढ़ा दिया। जी। अंडरस्टूड तो अंडरस्टूड। अब गवर्नमेंट को उस चीज से बचना है। हम्म। तो गवर्नमेंट तो ये कहेगी ना यार, ये लो हम आपको दो ऑप्शन दे रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि आप ₹1,00,000 देना चाह रहे हो, ₹1,00,000 दे लो जी टैक्स के, जी। वरना हमारे पास तो ऑप्शन ₹1.5 लाख लेंगे लेंगे हम। अंडरस्टूड अंडरस्टूड अंडरस्टूड। और ठीक है। तो आशीष जी, आते हैं हमारे आज के टॉपिक पे। सो क्या है ये नया टैक्स रेजिम? हाँ जी, चलो नए टैक्स रिजिम में क्या है। देखिए, पहले जो ओल्ड टैक्स रिजिम था, जी उसके अंदर मान लीजिए डिडक्शंस के बाद जब कहते थे स्लैब रेट होता था कि ₹2.5 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं देना। जी अगले ढाई पे 5% आपका टैक्स जाता है, और 10 से 20 लाख की जो इनकम होती है बीच में, उस पे आपका 20% टैक्स जाता है। जी
न्यू टैक्स रिजिम में इसको और छोटे स्लैब बना दिए। ओके, उसमें कहते हैं कि अब आपको 5 से 10 पर डायरेक्ट 20 नहीं देना। जी जी, क्या आपके पास में कोई एक्सेल शीट है जो जिस पर आप ये दिखा सके? डू यू हाँ, हैव एनीथिंग रेडी? मैं अपने You can स्क्रीन शेयर share कर the दूं। screen. Yeah, it will be easy for viewers to look at the figures and understand. ठीक है, तो अभी हम जो पहले दिखा रहे हैं आपको, जो ये टैब है, ये है एग्जिस्टिंग टैक्स रिजिम। अब आप देखोगे जो न्यू टैक्स ओल्ड टैक्स रिजिम थी, जी इसके अंदर अप टू पहले 2.5 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं है, जी, जो कि न्यू टैक्स में भी सेम यही है। ओके, उसके बाद वो कहता है कि अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से 5 के बीच है तो 5%, 5 से 10 के बीच है 20%, और 10 के अबव आपके डायरेक्ट 30% का फ्लैट टैक्स रेट था। that is old tax regime. Yes, दिस इज ओल्ड टैक्स रिजिम, राइट। yes, yes. अब न्यू टैक्स रिजिम में आप देखोगे मल्टीपल स्लैब्स बना दिए गवर्नमेंट ने। Okay, पहला स्लैब वही है, शुरू के 2 स्लैब आप कह सकते हो वही है। जी, 2.5 लाख पे 0, 2.5 लाख से 5 लाख तक आपका 5%। ओके, उसके बाद जो आपका फिर जो डायरेक्ट 20% लग रहा था, उसके जी छोटे छोटे 2 टुकड़े हो गए। जी, कहते हैं अगले 2.5 लाख पर आप 10% दीजिए, उसके अगले 2.5 लाख पर 15% दीजिए। जी, यानी कि जिस टैक्स पर आप पहले डायरेक्ट 20% दे रहे थे, जी, अब 20% ना देगा, आपके पास ऑप्शन है पहले 15%, फिर आप 20% पे जा रहे हो। अंडरस्टूड, अंडरस्टूड, 10% है, 15 है, फिर 20 पे जाओगे। जी अब आप लास्ट स्लैब देखिए 30% का, जो 15 एंड अबव पर लगने लग गया। जी, और जो पहले जो 30% का टैक्स स्लैब था, वो था आपका 10 लाख के अबव। 10 lakh and above. Yes, तो आप ये देखोगे मेजर टैक्स आपको कैलकुलेशन से अभी लग रहा होगा टैक्स तो बच रहा है। जी, ठीक है, अब हम बात करते हैं, ये कुछ डिडक्शंस थी जो हमने एग्जांपल के तौर पे रखी हुई है। ATC. ये वो 80C की डिडक्शन, 80U वगैरह जो आपको ओल्ड रिजिम में मिलती थी। जी, ठीक है, अब हम बात करते हैं एक, अगर हम किसी भी ऐसे पर्सन की बात करते हैं जिसने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर रखी। जी, ये जो हमारे एग्जांपल है, ये ओल्ड वर्सेस न्यू का है, और इसमें हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि उसने कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं कर रखी। ओके, ठीक है, तो ये टैक्स आप देख सकते हो कि न्यू रिजीम में ही बेनिफिट है। ओके। मैंने जो अलग अलग जो सैलरी, आप हाँ जी, जो आप कह रहे थे कि जो नया नया अर्निंग स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए। राइट। तो ओके, मैंने इसमें एग्जांपल 5 लाख, 7.5 लाख, 10, 15, 20, 25 लाख तक की सैलरी के लिए है। आप देखोगे अगर आपकी 25 लाख रुपए की सैलरी है, जी तो आप बस 62,400 रुपीज बचा रहे हो न्यू टैक्स रिजीम को ऑप्ट करने पे। जी, ठीक है, अब आप देखो कि लास्ट में ना हर के 62 ही आ रहा है। हाँ जी, यानी कि एक, आप कह सकते हो एक ब्रेक इवन पॉइंट बन गया 15 लाख का। ओके, 15 लाख के बाद मतलब कि दोनों में बराबर टैक्स बन रहा है, बस जो शुरू में आपने 62,000 बचाया ना, वो बचता चला रहा है बस। जी, यानी कि ओके, एक ब्रेक इवन पॉइंट टाइप में, ब्रेक इवन तो नहीं कहेंगे, ये बेनिफिशियल तो आपको न्यू रिजीम में ही हो रहा है। ओके, ओके, ठीक है, ये एग्जांपल प्योरली एक बेस है कि आप कोई डिडक्शन क्लेम नहीं कर रहे, जी, ना ही HRA, ना ही कोई ATC के अंदर। जी, जी। ठीक है। तो ये जो हम्म, आपने जो ये टेबल दिखाया है अभी, जिसमें हम्म, कि टैक्स अंडर ओल्ड रेजिम है, तो ये सारे डिडक्शंस को अप्लाई करने के बाद की फिगर है या उससे पहले नहीं की? नहीं नहीं, मैं अज्यूम कर रहा हूं कि आपने कोई डिडक्शन ले ही नहीं रखी। ओके, ओके, अंडरस्टूड, अगर अंडरस्टूड। आपको डिडक्शन नहीं लेते तो ओल्ड रिजिम ये टैक्स कैलकुलेट करता आपका, जी जी जी, न्यू रिजिम ये वाला करती है। अंडरस्टूड, अंडरस्टूड। यानी कि एक एग्जांपल हमने इस तरीके से रखा है इसको कि भाई डिडक्शन दोनों में नहीं है केस में। जी, तो ये एक्चुअल पिक्चर बता रहा है दोनों रिजिम में से कौन सा बेटर रिजिम है। अंडरस्टूड, 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 लेकिन अंडरस्टूड। जैसे डिडक्शन आएगी तो खेल चेंज हो जाता है पूरा। जी जी जी, क्या उस वो डिडक्शंस को लेकर भी आपने कोई एक्सेल शीट बनाई है? बिल्कुल, एक मैं एग्जांपल आपको दिखा देता हूँ। जी ये एक छोटा सा एग्जांपल है कि अगर हम कहते हैं कि आपकी सैलरी है 10 लाख रुपए की, जी, और सिर्फ आपने ATC के अंदर 1.5 लाख रुपए की डिडक्शन ले रखी है। ओके, ठीक है, स्टैंडर्ड डिडक्शन तो ऑटोमेटिकली है, इसलिए यहाँ पे आई रही है। जी अगर आपके 10 लाख की डिडक्शन सैलरी है और आपके पास 1.5 लाख की ATC के अंदर डिडक्शन है, जी इसमें HRA वगैरह कुछ मैंने कुछ भी रिड्यूस नहीं किया हुआ। जी अब देखो कि मैंने सैलरी बराबर रखी हुई है, जी, तो आपका ओल्ड रिजीम में 2,600 रुपीज कम टैक्स जाएगा। ओके, ओके, अब आप इस एग्जांपल से देख लो कि ये समझो कि जो ये मान लीजिए ब्रेक इवन पॉइंट में एग्जांपल देता हूँ आपको।
जी 12,25,000 एक ऐसी सैलरी पॉइंट है जहाँ पे अगर आपकी 1.5 लाख की डिडक्शन, तो ब्रेक इवन पे आ जाते हो आप, जहाँ पे आप कोई भी टैक्स रिजिम ले सकते हो। ओके ओके उसके ऊपर या नीचे अगर आपकी इनकम है तो फिर उसमें कैलकुलेशन से चेक करना पड़ेगा कि जी आपको किस तरफ जाना है। अंडरस्टूड अंडरस्टूड। सो जैसे हमने पिछले एग्जांपल में 25 लाख तक की सैलरी का कैलकुलेशन देखा था, तो क्या ये पॉसिबल है आपके लिए ऑन अभी लाइव वेबिनार में 25 लाख सैलरी का कैलकुलेशन बनाना, जिसमें कि आप मैक्सिमम आपके जो डिडक्शंस है वो अप्लाई कर दीजिए, जैसे कि एटीसी का मैक्सिमम हो जाएगा चलिए इसमें। मैं आपको एक एग्जांपल जी देता हूँ, एक जी, सेकेंड। अगर किसी ने होम ये, लोन ले रखा हाँ जी, हो तो उसका ये दिख रही है आपको? इंस्ट्रूमेंट। जी ठीक है, तो आप इसको देखिएगा। हम्म, मैं कहता हूँ, मान लीजिए न्यू आपकी सैलरी है 25 लाख। जी स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको इसमें मिलेगी मिलेगी। जी अब मान लीजिए आपकी है 1.5 लाख रुपए की, आपकी है एटीसी की डिडक्शन। जी 2 लाख रुपए की आपकी है होम लोन, हाउसिंग लोन इंटरेस्ट की डिडक्शन। जी प्लस मान लीजिए 50,000 एडिशनल डिडक्शन आपने ले ली एनपीएस की। जी तो आप देखोगे आपका जो टैक्स बच के आ रहा है 62,000 रुपीज बच रहा है न्यू ओल्ड रिजिम के अंदर। ओल्ड रिजिम के अंदर। जी हाँ जी। अब मैं मानता हूँ कि थोड़ा सा अगर इसको और थोड़ा सा बेसिक चेंज करूँ, इसमें इसी में कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए। जी मान लीजिए आपको ऐसे अलाउंसेस मिले थे जो एग्जिम्ट है। ओके मान यस लीजिए 20,000 के एक्सपेंसेस मान लेते हैं, जी प्लस मान लेते हैं आपके एचआरए भी एग्जिम्ट है, मान लीजिए अप टू 1,60,000 का। जी अब देखो कि पूरी कहानी चेंज हो जाती है। ओल्ड न्यू रिजिम में तो कोई जाना ही नहीं चाहेगा, जी बिल्कुल। क्योंकि ओल्ड रिजिम में आपका टैक्स 1,18,000 बच रहा है। जी जी तो ये एक बेसिक कैलकुलेशन है। जी जी। सो आई मीन टू से फॉर new joinees, apart from new joinees, those who are having a higher grade of salaries, you know, जिनके सैलरी ब्रैकेट्स बड़े हैं, above 15 lakhs, उनको भी ये अलग से सोचने की जरूरत है, after taking into consideration all their deductions, that which regime is better for them. As far as Ashish ji is concerned, for them old regime is better, right Ashish ji? राइट। देखिए, अगर ब्रेक इवन की अगर हम बात करें, अगर जी आप, मैं ब्रेक इवन पॉइंट बोलूं, अगर आप किसी भी एम्प्लॉय की सैलरी 25 लाख एंड अबव है जी और उनकी डिडक्शंस आप ये मान लीजिए 2.5 लाख से ज्यादा है, सभी जी तरीके की डिडक्शन मिला के। जी अगर कम है डिडक्शन तो आपके लिए न्यू रिजिम बेटर है, जी। अदरवाइज आपके लिए ओल्ड रिजिम बेटर है। So it actually depends on the kind of deductions you have. It actually depends on the kind of investments you have carried out. That too under different sections, which gives you accumulated deductions towards your net taxable income. So that has to be catered for. जी जी आशीष जी जी ब्रेक इवन पॉइंट मैंने 25 लाख पे आपको बता ही दिया कि अगर 2.5 लाख से ऊपर आपकी कोई भी डिडक्शंस है जी तो आप ना ओल्ड रिजिम में जाना पसंद करना, क्योंकि जी। उसी में आपका टैक्स बचेगा। तो ये बताइए कि जैसे कि ये फाइनेंशियल ईयर 20-21 में बना था और अभी फाइनेंशियल ईयर 22-23 चल रहा है, तो ये कब तक ये ऑप्शन होगा जिसमें कि हम ओल्ड और न्यू में से सिलेक्ट कर पाएंगे, या ऐसा भी समय आएगा जब कोई एक रेजिम को फिक्स कर दिया जाएगा? देखिए, अभी फिक्स करने का रिजिम में आप ये लगा लीजिए, इंडिविजुअल और एचयूएफ पर ये सेक्शन एप्लीकेबल है, सेक्शन 115 बीएसी। जी अब इसके अंदर इन्होंने दो कैटेगरी बना रखी है, एक बना रखी है सैलरी एम्प्लॉयड की जी और एक बना रखी है बिजनेस और प्रोफेशन की। जी अगर हम बात करें सैलरी एम्प्लॉयड की, तो इनके पास ईयरली उनके पास ऑप्शन है, जी कभी भी ऑप्ट कर सकते हैं, कभी ऑप्ट आउट कर सकते हैं। बिजनेस क्लास में उन्होंने ऐसा ऑप्शन नहीं दिया, उन्होंने कहा आप एक बार ऑप्ट इन करिए, जी अगर ऑप्ट इन करने के बाद आपको लगता है नेक्स्ट ईयर आप ऑप्ट आउट करना चाहते हो जी। तो आप कर लीजिए, लेकिन अगर आपने नेक्स्ट ईयर भी ऑप्ट इन रखा तो फिर आपके लिए फिक्स हो जाएगा। ओके, अगर कंटिन्यूस आपने 2 साल किया है तो फिर उसके बाद में फिक्स हो जाएगा। राइट। लेकिन सैलरी एम्प्लॉय के पास ऑप्शन है, आप इस साल मान लीजिए आप न्यू रिजिम में दे दीजिए, जी आपको लगता है नेक्स्ट ईयर आपने डिडक्शन वगैरह इन्वेस्टमेंट कर दी है, जी। फिर आप ओल्ड रिजिम में चले जाओ। ओके, तो वो फ्लेक्सिबिलिटी अवेलेबल है। हाँ जी, सैलरी एम्प्लॉयड के पास है।
बिजनेस क्लास के पास नहीं है। ओके ओके। सो ये कब होता है जब हमें ये चूज करना पड़ता है? क्या ये फाइलिंग के समय हमें चूज करना पड़ता है या उससे पहले भी कोई इसके इंटीमेशंस या कुछ डायरेक्टिव्स है? देखिए वैसे तो आप फाइलिंग के टाइम पे इसको ऑप्ट करने का आपके पास ऑप्शन है, जी पहला। जी दूसरा, कोई भी जितने भी सैलरी एम्प्लॉयड हैं, जी। उनमें क्या होता है कि एम्प्लॉयर आपसे आपके डिडक्शन को प्रूफ भी मांगता डिक्लेरेशन। है जी और आपसे डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन भी मांगता है। जी जी जी। तो आप उस टाइम पे डिक्लेयर कर दीजिए। ओके ओके। अगर आपने डिक्लेयर कुछ और कर दिया, मान लीजिए न्यू रिजीम, जी और आपने कैलकुलेशन नहीं कराई पहले, जब हम तो ये बोलते हैं कि कैलकुलेशन फाइनेंशियल ईयर के स्टार्टिंग में कराओ। जी क्योंकि मान लीजिए एग्जांपल देते हैं, 1 अप्रैल को आपने कहा नहीं नहीं हम तो ओल्ड रिजीम में जाएंगे, जी और बाद में पता चला न्यू रिजीम में टैक्स बेनिफिट था, जी जी और आपने हर महीने मान लीजिए 10-10 हज़ार रुपये बेकार में एक्स्ट्रा टीडीएस कटवा लिया, जी जी तो आपने अपना ही पैसा ब्लॉक करा अगले 1 साल के लिए। जी तो ये फिर मतलब वैलिड पॉइंट नहीं होता कि अपना ही पैसा फंसाए रखना बेकार में। जी। तो सबसे बेटर तो ये है कि आप कैलकुलेशन फाइनेंशियल ईयर की स्टार्टिंग में कराओ, ओके। क्योंकि हर किसी को पता होता है कि भाई उसका क्या पैकेज है, उस बेस पे कैलकुलेशन की जा सकती है, जी जी और उस हिसाब से टैक्स प्लानिंग भी की जा सकती है। जी। लेकिन अगर साल के बीच में अगर कुछ इन्वेस्टमेंट्स या कहीं पर इफ समबडी ब्लॉक्स देयर मनी एंड एट द एंड ऑफ द ईयर लेट्स से और बिफोर द ईयर एंड कैलेंडर ईयर एंड्स, दिसंबर के पहले पहले अगर उसे लगता है कि दूसरी रेजिम मे बी मोर बेनिफिशियल बिकॉज ऑफ circumstances or because of whatever expenditure he or she carried out, so can he still change that? Yes, they have the option to change the regime. Okay, okay. So that would be at the time of filing the ITR, right? Right. On or before filing the ITR, you can change your option. Okay, okay. जी। अ, जैसे कि ये एक सवाल जो मेरे जहन में था कि हम इससे अंदर बाहर हो सकते हैं, इसको चेंज कर सकते हैं, तो इसकी कोई लिमिट्स है, कोई फ्रीक्वेंसी है, या कितने भी बार हम इसे चेंज कर सकते हैं? हर बार हर साल चेंज कर सकते हैं? हाँ जी, अभी तक सैलरी एम्प्लॉयड के पास ऑप्शन है, हर साल वो चेंज कर सकते जी। ओके। और हैं। अब हाँ जो जी। एक्चुअली मेरा सवाल तो काफी पर्सनल है, मैं समझ सकता हूँ, बट सवाल यही है कि क्या चूज किया जाए, ओल्ड या न्यू? तो जितना मैं समझ पाया हूँ अभी तक के आपके आपके साथ बात आपके साथ किए गए चर्चा से, कि इसके लिए तो फिर मुझे कोई प्रोफेशनल बंदे की ही राय लेनी पड़ेगी बिफोर फाइलिंग माय आईटीआर, that which actually who will carry out the computation of income and deductions, and who will see which one is beneficial. So I guess it is advisable to get some expert involved while filing your ITR return, and specifically before deciding whether to go with the old regime or new regime. Am I right, Ashish ji? राइट, क्योंकि देखिए अगर मान लीजिए पहले हम बात करते हैं सैलरी कंपोनेंट्स की। जी सैलरी कंपोनेंट्स में काफी ऐसी डिडक्शन है जो आप क्लेम कर सकते हो। आपके कुछ अलाउंसेस है जो कुछ सर्टेन लिमिट तक आपको रिसीव होते हैं, और उसमें सर्टेन लिमिट तक एग्जेम्प्ट होते हैं। वो जी आपको एचआरए वगैरह मिलता है, लीव ट्रेवल अलाउंस मिलता है, कई चीजें ऐसी है जो आपको मिलती है और आपने उसकी एग्जेम्पशन ले सकते हो। जी तो उनकी कैलकुलेशन इन्वॉल्व होती है। उसके बाद आपकी वेरियस टाइप ऑफ डिडक्शंस है जो आपने कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर रखा होता है। जी तो इन सब की नॉलेज लेके पहले आपसे हम इंफॉर्मेशन कैप्चर गैदर करते हैं कि भाई आपके पास ये इन्वेस्टमेंट है, ये आपका एचआरए वगैरह है। उसके obviously. बाद आपकी एक्चुअल सैलरी वगैरह इनकम कैलकुलेट होती है। उस बेस पे फिर हम टैक्स कंपैरिजन करते हैं। जी 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 फिर हम बताते हैं कि आपको किस ऑप्शन को ऑप्ट करना है। जी। सो आशीष जी, एनीथिंग बिफोर? हाँ, बस ये मैं एक क्वेश्चन उठा देता हूँ खुद से। ये क्वेश्चन रहता है लोगों की, कौन सी डिडक्शंस अलाउड है, कौन सी डिडक्शन अलाउड नहीं है जी ओल्ड और न्यू में। जी तो ओल्ड रिजीम में तो सारी डिडक्शन अलाउड थी। जी अगर हम बात करते हैं न्यू टैक्स रिजीम, तो न्यू टैक्स में यही था कि भाई मोस्टली सभी डिडक्शंस को उन्होंने बंद कर दिया। जी एचआरए, एलटीए, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, जी ये आपकी ईटीसी की सभी डिडक्शन, जी ठीक है जी, ये तो थी। अब कुछ लोगों को लगता होगा कि इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन, जी कि ये तो यार सैलरी से अलग पार्ट है, ये तो मिलता होगा, जी। तो वो डिडक्शन भी नहीं मिलती ओ ओके। सो लोगों होम लोन, जो हाँ लोग जी। होम लोन लेते थे इनकम टैक्स को बचाने हाँ, के लिए, वो सिस्टम भी स्क्रैप? वो ओके। भी नहीं, कई को हमेशा ना क्वेश्चन डाउट में रह जाते हैं कि ये तो जी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है, जी जी तो ये तो मैं क्लेम कर सकता हूँ, तो वो भी नहीं क्लेम कर सकते आप लोग।
ओके ओके। उसको मना किया हुआ है, ठीक है जी। तो कोई भी डिडक्शन अवेलेबल है या कोई भी डिडक्शन अवेलेबल नहीं एक्सेप्ट द देखो, स्लैब्स? कुछ एक डिडक्शंस है, जैसे कि ट्रांसपोर्ट अलाउंस अलाउड है, लेकिन सभी को नहीं। जो कि डिसेबल पर्सन है, स्पेशली मतलब स्पेशली एबल्ड पर्सन जिनको बोलते हैं, ओके अभी उनके लिए अलाउड है। ओके कोई कन्वेंस अलाउंस इस तरीके का मिलता है जो कि एक्सपेंडिचर मतलब ये समझ लीजिए बिजनेस मीट करने के लिए हो रहे हैं, जी 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 तो वो अलाउ कर देते हैं। और एक जो न्यू ज्वाइनीज है जी फॉर स्टेट गवर्नमेंट वगैरह में, जिनका एनपीएस वगैरह कटते हैं, जी। तो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन जो होता है वो अलाउड होता है बस। ओके ओके, उसके अलावा कोई डिडक्शन अलाउड नहीं। अंडरस्टूड अंडरस्टूड अंडरस्टूड। थैंक यू आशीष जी। Gotta focus on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work